क्या हाल है। तो फिर हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 लेकर आए हैं और यूनिट 2 में ही पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग उस टॉपिक से फिर आगे का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे थे, न्यूमेरिकल्स था, और आज जो हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे और उसी टॉपिक को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो माय नेम इज़ एम.के. सिंह और ये एम.के. सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो पढ़ाई तो करते रहिए, चूँकि 12th है, 12th में पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप लोग और अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और जो भी लिखवाते हैं उसका नोट्स तैयार कीजिए, उसको याद कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2, स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 में आज यही सब टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे। चालकों की स्थिर वैद्युतिकी का, चालकों की स्थिर वैद्युतिकी का डिस्कस करेंगे, स्थिर वैद्युत परिरक्षण का, स्थिर वैद्युत परिरक्षण का डिस्कस करेंगे, अचालक पदार्थ के प्रकार का डिस्कशन करेंगे, ध्रुवता का डिस्कशन करेंगे और परावैद्युत पदार्थ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसी सब के बारे में आज देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें चालकों की स्थिर वैद्युतिकी, चालकों की स्थिर वैद्युतिकी। तो चालक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चालक क्या है। तो चालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और चालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण चालक में आवेश का प्रवाह होता है, चालक में आवेश का प्रवाह होता है, चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। तो चालक से हम लोग जानते हैं कि चालक ये मेरा आज का टॉपिक होगा। चालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिससे चालक में आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है ना। तो चालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चालक में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चूँकि चालक के बारे में बहुत पहले से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जानिए कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वह इलेक्ट्रॉन जो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में रहता है, एटम के बाहरी कक्षा में रहता है, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं। तो चालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे चालक में आवेश का प्रवाह होता है, जिससे चालक में क्या है? आवेश का प्रवाह होता है। लेकिन अचालक में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। चालक में आवेश का प्रवाह होता है लेकिन अचालक में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है ना। तो चालक के अंतर्गत बहुत सारा है। चालक जो पदार्थ है जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है। सिल्वर जो है बहुत अच्छा चालक माना जाता है। कॉपर भी चालक है, एल्युमिनियम भी चालक है ना। अचालक पदार्थ में क्या है? अचालक पदार्थ में हम लोग बहुत चीज़ ले सकते हैं। अचालक पदार्थ में जैसे कि लकड़ी है ना, प्लास्टिक है ना। ये सब अचालक पदार्थ के अंतर्गत आता है और इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, चूँकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है। तो देख लिए कि चालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जिससे चालक में आवेश का प्रवाह होता है। लेकिन अचालक वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो चालक के अंतर्गत देख लिए कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सब चालक है। इसमें आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन अचालक के अंतर्गत जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब क्या है? अचालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो वही देखना है
चालकों की स्थिर वैद्युतिकी देखना है कि चालक की स्थिर वैद्युतिकी क्या होगा। चालकों की स्थिर वैद्युतिकी हम लोग को देखना है। तो देख लिए कि चालक वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है और आवेश का प्रवाह होता है, लेकिन अचालक में नहीं होता है। तो इसी के बारे में हम लोग देखना है। चालकों की स्थिर वैद्युतिकी, चालकों की स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें पहला पॉइंट है चालकों की स्थिर वैद्युतिकी में कि चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो क्यों शून्य होता है? तो ये देख सकते हैं चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्यों शून्य होता है चालक के अंदर। तो देखिए, मान लिया जाए कि कोई चालक हम लोग लेते हैं इस शेप का, है ना, और इसको वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया। इसको वैद्युत क्षेत्र ई में हम लोग रखते हैं। इसको कहाँ रखते हैं? इसको वैद्युत क्षेत्र ई में हम लोग रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? इसको वैद्युत क्षेत्र ई में रख रहे हैं। इसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं? इसको वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। इसको रखा गया है वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है ना। है ना। तो इसको वैद्युत क्षेत्र ई में हम लोग रखे हैं। इसको कहाँ रखे हैं? इसको रखे हैं वैद्युत क्षेत्र ई में। अब देखिए, तो इसको वैद्युत क्षेत्र ई में जब रखा जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में ई में जब रखते हैं हम लोग, इसको वैद्युत क्षेत्र ई में जब इस चालक को रखा जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ? तो हम लोग ये देखते हैं कि जब इस चालक को वैद्युत, ये चालक है, तब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर एक इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तब इसमें जो चालक के पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। किधर लगता है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखता है। ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ई वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगता है, इलेक्ट्रॉन पर बल जो लगता है, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है Fe बराबर -QE। मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण अगर ये इसका सरफेस A है और ये सरफेस B है, A सरफेस है और B है सरफेस इसका, तो जिसके कारण क्या होता है? इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन B से A की ओर आता है। इलेक्ट्रॉन B से A की ओर आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन सतह B से A की ओर आता है ना। सतह B से A की ओर आता है, चूंकि इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इधर लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे B से A की ओर आता है। तो B से A की ओर आएगा तब B पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। B पर धन आवेश और इस पर ऋण आवेश। चूंकि यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जिधर से इलेक्ट्रॉन जब देता है उस पर धन आवेश, जो लेता है ऋण आवेश, जो इलेक्ट्रॉन देता है धन आवेश, लेता है ऋण आवेश। तो B से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो धन आवेश और A पर आ रहा है तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। B से इलेक्ट्रॉन A पर आता है तो B पर धन आवेश, A पर ऋण आवेश। तो कहने का मतलब है कि A पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा, A पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और B पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो B पर जो है B से A की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर धन आवेश और इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण इस पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। जिस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस विपरीत क्षेत्र के क्या होता है? विपरीत होता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र मान ली कि ई डैश उत्पन्न हुआ, ई डैश उत्पन्न हुआ, ये भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ।
तो इसके क्या होता है, विपरीत होता है। ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसके कारण, तब विपरीत हो गया। लेकिन परिमाण समान होता है, वैद्युत क्षेत्र, लेकिन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका परिमाण E के बराबर होता है ना, जिसका परिमाण क्या होता है, E के बराबर होता है। E के बराबर होता है, तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका परिमाण E डैश, जिसका परिमाण E के बराबर होता है। इस प्रकार परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक का धार ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव में जा रहा है, दोनों का अपोजिट है, तो अपोजिट है तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वह सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो सदिश का इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, तो समान परिमाण का एक इधर है और एक समान परिमाण का इधर है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ परिमाणी वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। क्यों होता है उसको समझ लिए हम लोग कि क्यों 0 होता है, ठीक है। दूसरा इसका है, इसको नोट कीजिए, सेकंड है इसका, फर्स्ट सेकंड कि चालक आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, कह रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, कह रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। आवेशित ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका परिणाम E के बराबर होता है ना, लेकिन E के बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है, लेकिन दिशा विपरीत होता है, लिख लीजिएगा, दिशा विपरीत होता है। दिशा विपरीत, परिणाम बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। तो देखिए कोई आवेशित चालक है तो इसके पृष्ठ पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, लंबवत है। तो वैद्युत क्षेत्र लंबवत है तो कोई पृष्ठ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई लंबवत नहीं है, तो इसका कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं एक ई कॉस थीटा जो एंगल थीटा बना रहा है, और ये एक यूनिट वेक्टर ले लिए, इसका कोई भी डायरेक्शन दे दिए, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र। अब देखिए ये आवेशित चालक है, तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर लंबवत है। तो मान लिए कि वैद्युत क्षेत्र लंबवत नहीं है तो इसका थीटा एंगल बना रहा है, तो कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, जिसके साथ एंगल बनता है उसका थीटा होता है, तो ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो गया, ई कॉस थीटा हो गया। अब देखिए ये ई कॉस थीटा ये दिखा रहा है आवेश के प्रवाह के दिशा को, कि इसमें आवेश का प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन चूंकि यह स्थिर वैद्युतिकी की बात है, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश क्या होता है, स्थिर रहता है। तो चूंकि आवेश का प्रवाह नहीं होता है, चूंकि आवेश का प्रवाह नहीं होता है, स्थिर वैद्युतिकी में नहीं होता है ना, नहीं होता है, इसलिए ई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 0 बराबर कॉस 90 डिग्री, तो इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इससे प्रूव हो गया कि लंबवत होता है। तो हम लोग देख लिए कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है, इसलिए कि थीटा का मान क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, ये देख लिए। अब ऐसे स्थिर वैद्युतिकी में इसको मिटा दें, इसको लिख लिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड में आ जाइए। ये सब का रीज़न है जो बता रहे हैं, सबका क्या रीज़न है। उसके बाद थर्ड कहता है, थर्ड है आवेशित चालक के
अंदर आवेश शून्य होता है। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं, गॉस के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि E इंटू डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस का, जो पिछले क्लास में यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं हम लोग। पिछले यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 में, है ना। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो यहाँ 0 होता है, चूंकि E 0 है और E क्या होगा, E तो 0 होगा। हम लोग देखते हैं कि चालक के अंदर जो है E 0 होता है, तो E 0 होगा, इसलिए चूंकि E 0 होता, चूंकि यहाँ लिख दीजिए, चूंकि चालक के अंदर E 0 होता है, इसलिए Q भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया इसका रीजन। उसके बाद 4 में आ जाइए कि चालक के अंदर आवेश, चालक के पृष्ठ पर एकत्रित होता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग जानते हैं कि चालक के अंदर E 0 होता है, चालक के अंदर E 0, चालक के अंदर E क्या होता है, 0 होता है, इसलिए आवेश इसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है। समझ गए। उसके बाद आ जाइए 4, 5 में, इसको मिटा दें। उसके बाद है 4, 5 नंबर में आ जाइए। ये देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 6, 4 एक हो जाएगा 5 एक 6। हाँ, तो ये आ गया आपको, ये आ गया 4, ये 5 था। अब पांचवा है कि संपूर्ण पृष्ठ, चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर विभव एक समान होता है, एक समान होता है ना, एक समान होता है। चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर विभव क्या होता है, एक समान होता है। चालकों की स्थिर वैद्युत की देख रहे हैं, चालकों की स्थिर वैद्युत की मतलब वैद्युत क्षेत्र में चालक का प्रभाव, यही है। तो चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर विभव एक समान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर माइनस dV बटा dx, जो निकाल चुके हैं। तो dV बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू डी एक्स। चूँकि E 0 होता है, E क्या होता है, 0 होता है चालक के अंदर, तो इसलिए dV बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो dV बराबर अचर हो जाएगा, तो dV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूँकि E 0 होता है तो dV भी 0 होगा, तो V क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये dV 0 हो गया, इसलिए V क्या हो जाएगा, अचर होगा। एक समान, अचर मतलब एक समान होता है ना। तो V जो है, विभव जो है अचर होगा, चालक के पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, अचर होगा। उसके बाद 6 है आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। तो भी अचर होगा, E 0 होगा चालक के अंदर, तो भी अचर होगा, एक समान होता है, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अलग अलग इसलिए होता है कि पृष्ठीय आवेश घन U इक्वल टू होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है ना। तो आवेश बटा क्षेत्रफल है, तो ये धन आवेश के लिए अलग होगा, फिर धन आवेश के बाद ऋण आवेश के लिए अलग होगा, ऋण आवेश के लिए अलग होगा, है ना।
तो ये सब के लिए अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग होता है। तो देख लिए चालकों की स्थिर वैद्युत की, तो जब किसी चालक को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में जब रख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में, तब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर तो चालक को जब वैद्युत क्षेत्र में हम लोग रखते हैं तब चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर विभव एक समान होता है। चालक के अंदर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेश जो है चालक के पृष्ठ पर एकत्रित होता है ना। चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। तो ये सब हम देख लिए कि जब चालक को स्थिर वैद्युतकी में जब वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, चालक को जब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो चालक की स्थिर वैद्युतकी यही होगा, चालक की स्थिर वैद्युतकी यही होगा जब चालक को वैद्युत क्षेत्र में हम लोग रखेंगे। ठीक है, मिटा दें, हो गया। अब देखिए, ये तो पहला टॉपिक था जो हम इसमें डिस्कस कर लिए। उसके बाद है सेकेंड, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, है ना, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण अब हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण के बारे में। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत पदार्थ, ये अचालक पदार्थ के ध्रुवता और परावैद्युत। तो परिरक्षण क्या है, तो परिरक्षण जो है किसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया को परिरक्षण कहते हैं, है ना। तो देख लिए, किसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया को परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण के दौरान कोई उपकरण अगर है, कोई उपकरण या यंत्र उपकरण है ना, है, तो ये यंत्र और उपकरण वैद्युत क्षेत्र के कारण इनके कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस उपकरण को एक खोखला, इसलिए इस उपकरण को एक खोखला इसलिए इस उपकरण को एक खोखला चालक के अंदर रखकर वैद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है ना, जिसे परिरक्षण कहते हैं, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है जिसको परिरक्षण कहते हैं। तो अंदर रखने पर यह वैद्युत क्षेत्र से बच जाता है, वैद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है जिसे परिरक्षण कहते हैं। तो इसलिए इस उपकरण को एक खोखला चालक के अंदर रखकर वैद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है जिसे परिरक्षण कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई उपकरण अगर है तो इसको वैद्युत एक खोखला चालक लिया जाता है, इस टाइप का एक खोखला चालक होता है। अब इसको वैद्युत क्षेत्र में अगर डाले हुए हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में अगर है तो इसको वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए, ये वैद्युत क्षेत्र में है तो ये चालक है, खोखला चालक है। तो वैद्युत क्षेत्र अगर ये प्लस है, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा हम लोग वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए इसको किया जाता है, जिसके कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र
है ना। तो ये वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए एक खोखला चालक लेते हैं जहां E 0 हो जाता है और Q भी 0 होता है। तो कहने का मतलब है कि एक चालक लेते हैं, इसी के अंदर उपकरण को डाल देते हैं, तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण में ये क्षेत्र बचाया जाता है, जिससे परिरक्षण से इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र से इसको उपकरण को बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा शून्य होता है, शून्य होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा होता ही नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? नहीं होता है। रेखाएं नहीं होता है, नहीं होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसके कारण इसके अंदर बल भी नहीं होता है, जिसके कारण बल भी नहीं होता है, बल भी नहीं होता है ना। तो इसके अंदर E 0 हो जाता है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इसको जो है वैद्युत क्षेत्र से इसको बचा सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र को बचा सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को बचाना ही, चूंकि किसी खोखला के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, किसी खोखला चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना। तो इस उपकरण को बचा सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परिरक्षण, इसी को कहते हैं परिरक्षण, इसी को कहा जाता है। तो ये परिरक्षण के अंतर्गत आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बरसात के दिन में अगर बिजली चमक रहा है, चाहे कहीं बिजली गिर रहा है, तो पेड़ पौधा के नीचे बैठने से अच्छा होता है किसी बस में, चाहे किसी कार के अंदर बैठना सुरक्षित माना जाता है। पेड़ पौधा के नीचे बैठने से ज़्यादा सुरक्षित किसी कार या किसी बस के अंदर बैठना सुरक्षित माना जाता है बिजली से बचने के लिए। चूँकि बिजली जो बस या कोई कार है, वह वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वो जो है हमारा एक खोखला चालक के अंदर एक खोखला चालक जैसा बिहेव करता है, जो परिरक्षण प्रक्रिया पर आधारित है और जिसके कारण हम वह बिजली से बच सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, तो यही है कि वर्षा के दिन में अगर बिजली गिरता है तो बिजली से बचने के लिए पेड़ पौधा के नीचे बैठने से सुरक्षित, ज़्यादा सुरक्षित है। पेड़ पौधा पर बैठने से सुरक्षित नहीं है, पेड़ पौधा के नीचे बैठ रहे हैं तो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा सुरक्षित हम हैं जब किसी बस में या किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि वहाँ किसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया परिरक्षण के अंतर्गत आता है और ये खोखला चालक जैसा बिहेव करता है, जिसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होता है, कोई बल भी नहीं होता है, जिसके कारण हम बच सकते हैं। इसी को हम लोग स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, इसी को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अचालक पदार्थ के प्रकार। अचालक पदार्थ के प्रकार। अब अगला टॉपिक है हमारा अचालक पदार्थ के प्रकार। तो अचालक पदार्थ तो हम बता दिए हैं कि वह पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके पास बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य है जिसके पास बहुत कम है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, ये सब अचालक है, अचालक के अंतर्गत आता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इससे आवेश का प्रवाह नहीं होता। उसी अचालक पदार्थ के प्रकार पढ़ रहे हैं कि अचालक पदार्थ के क्या क्या प्रकार हैं। तो अचालक पदार्थ के प्रकार में अचालक पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं ध्रुवीय अचालक पदार्थ, और एक को कहते हैं हम लोग अचालक पदार्थ के ध्रुवीय और एक अध्रुवीय अचालक पदार्थ, है ना। तो ध्रुवीय अचालक पदार्थ और अध्रुवीय अचालक पदार्थ। तो ध्रुवीय अचालक पदार्थ में क्या होता है? तो अचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो ध्रुवीय अचालक पदार्थ में इसका
आकार सममित नहीं होता है, सममित नहीं होता है, नहीं होता है ना। दूसरा, इसमें धन आवेशों का केंद्र ऋण आवेशों के केंद्र, ऋण आवेशों के केंद्र कितना। हाँ, तो हम लोग देख लिए हैं अचालक पदार्थ के प्रकार में ध्रुवीय अचालक पदार्थ और अध्रुवीय अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। तो ध्रुवीय अचालक पदार्थ क्या है? इसका आकार सममित नहीं होता है, इसमें धन आवेशों का केंद्र और ऋण आवेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है, इसके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसे वैद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। इसे वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके अणु क्षेत्र की दिशा की ओर संरेखित हो जाता है, H2O, HCl, CO2 इत्यादि। अध्रुवीय अचालक पदार्थ में इसमें धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपाती होता है, इसका आकार सममित होता है, ठीक है। इसके पास द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, इसको N2, H2 और ETC ये जो है ये अध्रुवीय अचालक पदार्थ है, जो कि सबको लिखना है, याद करना है। अब देखिए 5 नंबर इसका पॉइंट होगा कि इसमें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना देता है तथा प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। क्यों बनाता है? तो इसका रीजन है कि इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की ओर तथा ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगाता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो धन आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा और ऋण आवेश इसके विपरीत लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगाएगा। तो धन आवेश एक बल जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और एक बल जो है ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, जिसके कारण आवेश का पृथक्करण होगा। जिसके कारण इसमें लिख सकते हैं जिसके कारण आवेश का अलगाव होता है ना। आवेश का अलगाव होता है और अलगाव के कारण ही इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव बनता है, जिसके कारण आवेश का अलगाव होता है। अलगाव के कारण ही ऐसा होता है और यह जो है वह ध्रुवीय अचालक पदार्थ में बदल जाता है तथा यह ध्रुवीय अचालक पदार्थ में बदल जाता है तथा ये ध्रुवीय अचालक पदार्थ में बदल जाता है, जिसके कारण यही है इसका रीजन, यही है इसका रीजन ये हो गया, जिसके कारण आवेश का अलगाव होता है तथा यह ध्रुवीय अचालक पदार्थ में बदल जाता है ना। तो इसी के कारण इसमें प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव भी बनाता है इसी के कारण, है ना। तो ये था आपको अचालक पदार्थ के प्रकार। अचालक पदार्थ के प्रकार इसमें हम लिखे हैं कि इसमें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर अणु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र में अगर रखेंगे तो क्या होता है, इसके अणु जो है वैद्युत क्षेत्र में रखने पर अणु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। तो इसमें जो अणु ये बन रहा है माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस। तो ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे ये संरेखित हो जाता है, इस क्षेत्र में चला जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कि ये संरेखित हो जाता है। किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये संरेखित हो जाता है। तो ये था अचालक पदार्थ के प्रकार, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो देख लिए कि कैसे प्रेरित होता है, तो इसका रीजन यही है, प्रेरित होता है। और इसमें जो है वह ध्रुवीय और अध्रुवीय अचालक पदार्थ में यही अंतर है, और अध्रुवीय अचालक पदार्थ ध्रुवीय कैसे बनता है इसका रीजन यही है, यही इसका रीजन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए।
मिटा दें, ठीक है। तो आज ये हम लोग अचालक पदार्थ के प्रकार हम लोग देख लिए कि अचालक पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं, उसको हम लोग देख लिए कि अचालक पदार्थ का प्रकार है ना। अब है 4 नंबर में ध्रुवता। ध्रुवता है, तो ध्रुवता के बारे में हम लोग को देखना है। तो अणु पर जो विद्युत बल लगता है, अणु पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होता है, अणु पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वह जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव के ये समानुपाती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपको समानुपाती हो जाता है। तो इस समानुपाती का जब चिन्ह हटता है, तब एक मान लिया जाए कि एक टर्म आया आपको, ये समानुपाती का चिन्ह है, तो एक टर्म अल्फा आया, तो ये तो समानुपाती है। तो एक टर्म अल्फा आया तो ई, तो इसी अल्फा को हम लोग, अल्फा बराबर हो जाता है पी बटा है ना। तो इसी को हम लोग ध्रुवता कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवता। इसी को ध्रुवता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ध्रुवता कहा जाता है। समानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती है, ये समानुपाती नियतांक है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपाती नियतांक है। इसी को हम लोग ध्रुवता कहते हैं। चूंकि अणु पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र ई जो होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती हो गया ये, और P इक्वल टू इतना, तो अल्फा आ गया। इसका SI यूनिट होता है SI मात्रक मीटर क्यू होता है इसका। देख लीजिए SI मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू आ जाता है इसका, समझ गए। इसका बीमा क्या होगा? तो बीमा इसका हो जाएगा आपको LQ, चाहे लिख सकते हैं M0 L0 M0 LQ T0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो LQ हो जाएगा बीमा इसका, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि अणु पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्री वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। तो समानुपाती नियतांक आया, इसी को ध्रुवता कहा जाता है। तो ये ध्रुवता भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट एक बचा पारावैद्युत पदार्थ, इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग पढ़ते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ। ओके।